तो वीडियो लोग स्वागत है अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में। और भाइयों की बहनों और बहनों के भाई, आज हम लोग करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो जैसा कि एज यूजुअल हमें पता है कि मनी मतलब क्या होता है, पैसा। क्या चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा। पैसा बहुत काम की चीज है बेटे, ये दुनिया में बहुत ज्यादा आजकल। तो हम लोग बात करने वाले हैं मनी के बारे में। जैसे कि आप लोग बचपन से सुनते आए हुए होंगे कि पैसा लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारी लाइफ के अंदर। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम लोग एक तरीके से बात करें पैसे की, क्योंकि अगर हम लोग जीवन में अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जॉब भी क्यों करने, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, आज के समय पर हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जो स्कूल में एजुकेशन हो रही है, तो वो उसका गोल ये नहीं है कि इंसान को क्रिएटिव बनाना है या फिर अलग अलग फील्ड में अ, पारंगत करना है। उसका बेसिक उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके अपना क्या करवाया जाए, उसे पैसा कमाना है सोसाइटी के अंदर। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो आज के यहाँ पर मनी क्या बन चुका है, मनी बन चुका है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आज के समय पर ठीक है, जैसा की तरह मनी क्या बन गया है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करनी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी मटेरियलिस्टिक होती चली जा रही है। तो इसलिए हम लोग बात करें, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए मनी के ऊपर आते हैं। तो पहले के समय पर जो लोग होते थे, मनी का इस्तेमाल करते नहीं थे, तो उस समय पर पहले नोट चलते नहीं थे। तो लोग क्या करते थे कि पहले के समय पर लोग क्या करते थे कि एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेते थे, ठीक है? पर मनी के बारे में बात करनी है तो अभी पहले पहले मनी के बारे में समझ लेते हैं, मनी है क्या, फिर उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो एक आइडिया लग गया होगा किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मनी के बारे में बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे क्रेडिट के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले मनी एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी को हम लोग एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं? यानी कि अगर हमें मान चलिए कि बाज़ार में से कोई सामान चाहिए हो, सब्ज़ी चाहिए हो, दूध चाहिए हो, बर्तन चाहिए हो, जूते चाहिए हों, कुछ भी चाहिए हो, तो हमें क्या क्या चलना चाहिए पड़ता है। पहले के समय पर तो ये होता था कि भैया हमारे पास कपड़े हैं, तुम हमें जूते दो, तुम हमें जूते दे दो, हम तुम्हें कपड़े दे रहे हैं अपने। तो ऐसे चलता था। और धीमे-धीमे समय के साथ इंसान इवॉल्व हुआ और उन्हें समझ में आया कि भैया हम लोग अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो तुम्हें चाहिए वो हमारे पास ही हो। तो एक क्या बना लिया, एक एक्सचेंज के लिए कि भैया एक किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स कर दी, और उसको मनी के बेसिस के ऊपर चेंज करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कि मनी को एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया, यानी कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो हम लोग पैसा दे देंगे, क्योंकि मनी की कोई सॉर्ट ऑफ वैल्यू होती है। तो हर चीज़ की वैल्यूएशन कर दी हमने और उसको मनी के बराबर रख दिया। तो फिर हमारी एक मनी ऐसा क्या बन के आई, मीडियम एक्सचेंज बन के आई। तो मनी क्या होता है? मनी इज़ एन आइटम व्हिच इज़ यूज्ड एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी क्या है? एक आइटम है जो कि जिसका इस्तेमाल किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि कोई चीज़ सामान हमें लेना-देना होता है, एक-दूसरे से ट्रेड करना होता है, तो हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी के समय पे हम लोग बात करें कि मनी एक हम लोग बात करें वर्क करता है इंटरमीडिएटरी की तरह, यानी कि लेन-देन की तरह काम करता है। इट इज़ यूज्ड एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड एंड सर्विसेज़। यानी कि इसका मतलब ये इसका इस्तेमाल किया जाता है सामानों और सर्विसेज़ को एक्सचेंज करने के लिए। यानी कि हमने तुम्हारे लिए सर्विस कर दी तो हमें कुछ पैसा दे दो। तो हम उस जो तुमने पैसा दिया तो उससे हम लोग क्या करेंगे? कुछ पैसा उधार कर मतलब अपना जो ज़रूरत की सामान है तो हम लोग वो ले लेंगे अपना, और हम इसके बदले में तुम्हें सर्विस दे दे रहे हैं। तो ऐसा वर्क करता है अपनी मनी। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? पेमेंट ऑफ डेब्ट। यानी कि जो हमारा उधार वगैरह होता है तो उसको सेटल करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? चाहिए पड़ता है, हमारा मनी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस द वाटर सिस्टम। तो अब यहाँ पे फिर से वही टर्म आ गया है कि यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है वाटर वाटर सिस्टम। तो क्या होता है ये वाटर सिस्टम? इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये मैंने नीला गोला बना दिया। तो क्या होता है वाटर सिस्टम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी समझने के लिए हमें बहुत सालों पहले पीछे जाना पड़ेगा कि पहले के समय पर लोग होता क्या था कि हजारों सालों पहले कि लोगों के पास तो पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता नहीं था। तो उनके पास जैसे मान चलिए कि मेरे पास गेहूँ है, सामने वाले के पास चावल है, तो हम लोग क्या कर लेते थे, आपस में सामान बाँट लेते थे, भैया हमें गेहूँ की ज़रूरत है और तुम्हें चावल की ज़रूरत है। पर समस्या तब नहीं थी, समस्या तब थी कि भैया जब यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का चांस आया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कि यहाँ पे नीचे साइड पे अगर आप जाएँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, यहाँ पे डबल, पहले मैं पेन निकाल लूँ, थोड़ा मैं यूज़ टू नहीं हूँ अभी इसमें पेन टैब से। यहाँ पे लिखा हुआ है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान चलिए कि मुझे गेहूँ खरीदना है, सामने वाले के पास चावल है, और मतलब सामने वाले के पास गेहूँ है और मेरे पास चावल है, पर मुझे उससे चावल खरीदने हैं और मेरे पास गेहूँ है। तो अब मैं उससे कह दे रहा, भाई तुम मुझे चावल दे दो, मैं तुम्हें अपने गेहूँ दे दे रहा हूँ। वो कह रहा भाई मुझे गेहूँ नहीं चाहिए, मुझे जूते चाहिए। तो अब भैया वो कह रहा कि भैया तुम्हें जूते चाहिए तो अगर हो तो दे दो, नहीं हो तो नहीं दो। अब मुझे जो चाहिए वो तो उसके पास है, पर वो उसे वो चाहिए ही नहीं जो मेरे पास है।
तो अब इससे समस्या ये आ जाती है कि भैया कि हम लोग लेन-देन कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तो उसके पास है और उसे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो इसी को निपटाने के लिए मनी का इस्तेमाल किया जाता है आज के समय पर हम लोग बात करें। तो यही हमारी डबल कोइंसिडेंस थ्योरी है, ठीक है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की थ्योरी यही है, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? थोड़ा ऊपर जाते हैं। और अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि मैं पहले अपना हथियार निकाल लूँ। हाँ, नाउ आई एम रेडी टू राइट। हाँ, is by fulfilling mutual wants without the use of money in the system, goods and services were exchanged for goods and services. It is known as economy. सॉरी, सीसी इकोनॉमी बोलते हैं इसे, कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी इकोनॉमी बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि भैया इसमें हम लोग बात करें कम्युनिटी आपस में ही चीजों को मतलब खरीद बेच रही है विदाउट यूज ऑफ मनी, यानी कि वो लोग एक दूसरे को सामान एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है? तो यही हमारा बाटर सिस्टम था। अब मान के चलते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमी मनी के बारे में, कि जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का वो क्या क्या है उसके समझते हैं। जैसे कि हम लोग करेंसी देखते हैं, आपके पास 20 रुपए का नोट होगा, 10 रुपए का नोट होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने हथियार के पास फिर से, तो हेडिंग वगैरह बनानी है। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं रुपए के बारे में। आपके पास 10 रुपए का, 5 रुपए का नोट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें करेंसी क्या होती है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होती है? जैसे करेंसी हुई, इसमें हम लोग बात करें कि करेंसी आ जाती है। करेंसी के अंदर हम लोग बात करें पेपर्स आते हैं। पेपर के साथ साथ हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पे पेपर नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, और हम लोग बात करें मॉडर्न कॉइन्स आर नॉट मेड विद प्रीशियस मेटल्स। तो पहले के समय पर क्या होता था कि जो पैसा होता था उसकी फेस वैल्यू होती थी। फेस वैल्यू क्या होती है हम लोग वो समझते हैं, फेस वैल्यू और रियल वैल्यू क्या होती है समझते हैं। तो पहले के समय पर हम लोग देखते थे कि जैसे कुछ राजा महाराजा के समय पे आपको पता होगा कि सोने वगैरह का, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के हुए, तो मंथली की जो हम लोग बात करें कि जैसे रुपए हम लोग देते थे कोई सामान खरीदना, तो उस रुपए की उस जो मेटल है यानी कि जो सिक्का बना हुआ है तो उसकी वो वैल्यू होती थी। पर आज के समय पर क्या होता है कि हम लोग मतलब फेस वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान चलिए कि एक 2000 रुपए का नोट है, ठीक है? 2000 रुपए का नोट है, तो अब क्या अब जो 2000 रुपए का नोट है उसका जो पेपर बना है, जिस पेपर से वो बना है, तो क्या आपको लगता है कि वो उसकी जो वैल्यू है वो 2000 रुपए के बराबर होगी? नहीं, नहीं होगी। उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी, जैसे आरबीआई का गवर्नर का साइन देखा होगा, तो वो वादा करती है, यानी कि प्रॉमिस करती है, उसमें सिग्नेचर भी होता है। अगर आप लोग गौर से देखें तो हमारी गवर्नमेंट वादा करती है कि अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके ऊपर हाथ रखते हैं कि भैया हमने इस नोट को जारी करवाया, इसकी वैल्यू इतनी है। तो बाय द इनकी फेस वैल्यू उतनी नहीं है, यानी कि उनकी रियल एक्चुअल वैल्यू है जो उस जिस मेटल से बने हो, तो उनकी फेस वैल्यू नहीं होती। पर हम लोग बात करें उसकी, हम लोग बात करें एक वैल्यू होती है। पर तो जो गवर्नमेंट होती है वो अथॉरिटी रखती है कि हाँ भैया हम, तुम हमारे पास ले आना, हम दे देंगे, और हम अपना विश्वास दे रहे हैं इसके ऊपर। तो ऐसे हम लोग बात करें हमारा जो आज का मॉडर्न करेंसी चलती है। पर पहले के समय पर ऐसा नहीं होता था। पहले के समय पर हम लोग बात करें जैसे कि मेटल्स, जैसे कि गोल्ड के कॉइन चलते थे, सिल्वर के कॉइन चलते थे, जिनकी रियल वैल्यू होती थी। पर हम लोग बात करें जो आज के समय पर हम लोग बात करें कि जो कॉइन्स या फिर हम लोग नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी रियल वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है? और जो उनकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 2000 रुपए का नोट है, तो फेस वैल्यू क्या है? 2000 रुपए फेस वैल्यू उसकी, और रियल वैल्यू क्या है? उनकी रियल वैल्यू 2 या 3 रुपए होगी, जिससे ज्यादा थोड़ा बना होगा। करेंसी नोट्स आर ऑल्सो यूज एट मीडियम एक्सचेंज इन मॉडर्न इकोनॉमी। तो आज के समय पर हम लोग बात करें कि जो हमारे नोट्स वगैरह हैं, तो हम लोग इन्हें क्या करते हैं, कोई भी चीज एक्सचेंज करने, कोई सामान खरीदना हो बाजार में जाके, तो हम लोग वो खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स, ठीक है? और जो करेंसी नोट होते हैं ये बने होते हैं किसके साथ? पेपर के साथ। और इनकी रियल वैल्यू हम लोग बात करें करेंसी की बहुत कम होती है, जो कि उनकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मैंने बता दिया, और जो रियल वैल्यू थी मैंने वो भी बता दी कि रियल वैल्यू क्या है। रियल वैल्यू वो है जिससे हम लोग बात करें जो मेटल, जैसे हम लोग बात करें सोने का सिक्का है, अब सोने के सिक्के की कीमत हम लोग 5000 रुपए है, ठीक है? तो सोने की कीमत है, और अगर जिसकी हम लोग लिख दें कि ये सिक्का 5000 रुपए का है, तो जो फेस वैल्यू और रियल वैल्यू बराबर हो जाएगी। पर अगर हम लोग बात करें 100 रुपए के नोट की, तो 100 रुपए के नोट की जो फेस वैल्यू है तो 100 रुपए, तो उसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, पर हम लोग बात करें उसकी एक्चुअल वैल्यू, जैसे कि वो किस मेटल से बना हुआ है, किस पेपर से बना हुआ है, उसकी वैल्यू होगी। तो जो रियल वैल्यू होगी, तो जैसे हम लोग बात करें कागज कितने ज्यादा बने, 5 रुपए का,
ज़्यादा से ज़्यादा मान लो ₹10 का, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा, तो उसकी रियल वैल्यू कम होगी उसकी फेस वैल्यू से, ठीक है? तो समझ में आ गया? और हम लोग बात करें जो करेंसी होती है ना, ऑथराइज़ कौन करता है? गवर्नमेंट, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गवर्नमेंट इसे ऑथराइज़ करती है। जैसे कि हम लोग बात करें, द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सो इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्ट बाय द अदर्स। तो इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, दूसरों द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है। और इंडिया के अंदर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये अथॉरिटी करता है, करेंसी इशू करता है, नोट करता है बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रखती है कि भैया मेरे बिहाफ पर, हम देश की सरकार है, आपने हमें चुना है, और हम आश्वासन देते हैं कि आपकी जो आपके पास नोट है उसकी उतनी वैल्यू जितनी हमने कही है। उसके नीचे साइन भी होता है आरबीआई के गवर्नर का। तो आरबीआई क्या है? तो भैया इसको समझ लीजिए, आरबीआई एक, हम लोग बात करें, एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है हमारे कंट्री में। हर देश के अंदर एक हर एक डेमोक्रेटिक मतलब एक कंट्री, हर एक कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर संभालता है पूरी कंट्री के अंदर, कि कैसे कैसे मनी का फ्लो होना है, क्या आना है, क्या जाना है, गवर्नमेंट के अकाउंट को शेबिल करता है, उनको समझता है, उन सब चीजों को देखता है, ठीक है? तो हम लोग बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो क्या करता है, करेंसी को इशू करवाता है, यानी कि जारी करवाता है पब्लिक के अंदर। इन इंडिया इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रुपी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया लीगली रिफ्यूज कर सकता है कोई भी इंडिविजुअली जो कि रुपी इशू किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे, मतलब के तहत। और हम लोग बात कर लेते हैं अब डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब डिपॉजिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग नए यूनिट पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के सिस्टम के बारे में, कि बैंक कैसे कैसे फंक्शन करता है, कैसे क्रेडिट हम लोग बात करें, पैसा लेन देन करते हैं बैंक के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले डिपॉजिट विद बैंक की बात। डिपॉजिट विद बैंक आर अ फॉर्म ऑफ मनी, a person can deposit money by opening an account on his name. People need only some money at a point of time, so people can deposit extra money to and earn extra money which is given on the मनी ऑलरेडी डिपॉजिटिंग इन द बैंक। तो भैया आदमी क्या कर सकता है, कुछ पैसा जमा कर सकता है बैंक के अंदर, अगर उसे क्या चाहिए होता है। अब मान चलिए कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो मैं सोच रहा कि इससे थोड़ा पैसा और कमाया जाए, तो मैं क्या करूंगा, सरकार जो बैंक होती हैं वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि कुछ ब्याज पर हमें क्या देती है, जैसे हमने कुछ पैसा जमा करा दिया तो भैया हमें कुछ इंटरेस्ट देंगे, यानी कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे हमारा जो पैसा है वो बैंक में रखने के लिए। तो बस वही हम लोग जानते हैं, उस समय पर हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए जहाँ पे हम लोग उसे पैसे जमा कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? A facility of payment through check is also provided by bank to the customer. Checks work as an instrument for payment which is made by paper. A person can directly transfer money to another person through the check rather than in cash. तो चेक्स क्या होते हैं? चेक्स क्या, हम लोग बात करें कि जैसे मेरे अकाउंट में पैसे हैं, 10 लाख रुपए डाले हैं, तो मुझे किसी बंदे को पेमेंट करना है, मेरे पास उस समय पर कैश नहीं है, तो मैं एक पेपर में जो मेरी बैंक होती है वो बैंक क्या करेगी, एक चेक इशू करवा सकते हैं हम लोग, और एक चेक बुक देते हैं। तो भैया अगर मेरे पास उस समय पर कैश नहीं है, तो मैं उस पर लिख दूंगा 5,000 रुपए या फिर 5 लाख रुपए मैं इस बंदे की अकाउंट में डाल रहा हूँ, तो बस उसमें लिख देते हैं, अपना साइन वगैरह कर देते हैं, उसे दे देते हैं, वो अपने बैंक में जाएगा, तो मेरे अकाउंट से जो पैसा है, मेरे अकाउंट में जो पैसा जमा है, वो उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये काम होता है चेक का। आई थिंक समझ में आ गया होगा चेक का सिस्टम क्या होता है। क्लियर? अब बात करते हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक की। तो लोन क्या होता है, यानी कि उधार देना। तो बैंक हम लोग बात करें, एक ऐसा नहीं होता है कि केवल डिपॉजिट और निकालने के लिए होता है, तो बैंक मीडिएटर की तरह भी काम करता है, यानी कि बैंक एज अ बिजनेस भी वर्क करता है, यानी कि वो क्या करता है, कुछ पैसे हम लोगों से उधार लेता है, जैसे हम लोगों ने कुछ पैसे बैंक में जमा कर दिए, हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ठीक है? अब वो क्या करेगा, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो उसे बहुत हाई इंटरेस्ट पर उसे मतलब लोन प्रोवाइड कर, मतलब पैसे जो मतलब जिसे चाहिए होंगे, बहुत ज्यादा जरूरत होगी पैसे की, तो वो उनसे हाई इंटरेस्ट ले लेगा, कुछ पैसे हमें देगा, कुछ पैसे अपने पास रख लेगा। तो इससे बैंक की भी कमाई हो जाएगी और हमारी भी कमाई हो जाएगी। तो ऐसे बैंक लोन की तरह भी मतलब लोन प्रोवाइड कराने की भी काम करता है। तो लोन एक्टिविटी के बारे में मैंने बता तो दिया ही है, तो इसमें जो लिखा तो नोट्स बना ही लीजिए आप लोग। तो बैंक वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर। तो डिपॉजिटर मतलब वो, जैसे कि हमने पैसे जमा किए तो हम डिपॉजिटर हो गए, और बोरोवर मतलब क्या होता है, जो पैसे उधार, जिसे पैसे उधार चाहिए, इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम, या फिर हम लोग बात करें मीडिएटर, यानी कि दलाली या फिर बीच वाले का काम करता है, ठीक है? लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपनी मनी, और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उन्हें, ठीक है, अपनी एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर। तो बैंक क्या करता है, बैंक होल्ड ओनली सम परसेंट ऑफ देयर डिपॉजिट इन द बैंक। तो बैंक का क्या करता है, कुछ पैसे डिपॉजिट कर लेता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है तो हमें एफडी करानी पड़ती है। तो एफडी शॉर्ट समय की, मतलब छोटे समय के लिए नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक के लिए होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
जो बैंक होती है उन्हें पता है कि भैया बंदा हमसे क्या कर रहा है कि आप एक एक साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इतना पैसा निकालेगा। जब इतना पैसा इतने समय बाद निकालेगा, तो जब तक के लिए उसका पैसा वो तो किसी और को ही दे सकता है ना। और यही होता है कि अगर आप बैंक की एफडी तोड़ते हैं तो आपको ऊपर पेनल्टी लगती है कि भैया आपने तो हमसे पहले कहा था कि आप पैसा नहीं निकालेंगे और आप निकाल रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर बैंक पेनल्टी भी लगाते हैं क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके बैंक अपना पैसा कमाता है और हम लोग को भी कमाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अ मेजर पोर्शन ऑफ अ मेजर पोर्शन, अरे कहाँ गया, हाँ, मेजर पोर्शन डिपॉजिटेड इज प्रोवाइडेड टू दोस्त हु इज नीडेड ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि हम लोग बैंक क्या करती है, कुछ जो हम लोगों ने पैसा जमा किया है तो ये बैंक क्या करेगी, उनके अब इतने समय लंबे समय तक के लिए थोड़ा पास पैसा आ गया, तो हम लोगों ने दे दिया उसे, तो बैंक क्या करेगा, उन लोगों को देगा जिसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होगी उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। इन केस मनी इज प्रोवाइडेड एज अ लोन अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भैया अब वो उन्हें बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट के ऊपर देगा, तो भैया ब्याज भी मिलेगा मोटा ताजा बैंक को। तो बैंक को कुछ मिलेगा, कुछ हमें दे देगा, बाकी वो पैसा अपने पास रख लेगा। और हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट मनी इज इनकम फॉर द बैंक। तो बस वही है, तो यही उनके लिए इनकम बन जाती है, इनकम सोर्स बन जाती है, इससे कि वो लोग अपने आप को रन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, दो सिचुएशन बनेगी जब हम लोग बात करें किसी से हमने पैसा उधार ले लिया है। तो भैया पहली सिचुएशन ये है कि अगर एक कोई पर्सन हम लोग बात करें क्या करता है, बोरो करता है मनी किसके लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। जैसे मान चलिए कि मुझे खेती करनी थी, तो अब मैं क्या करूंगा, बैंक से पैसे ले लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये साल बाद मुझे पैसे मिल जाने या मैं अपनी फसल बेच दूंगा, तो मैं मुझे अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, तो मैं बैंक का जो प्रॉफिट मैंने लोन लिया है तो मैं बैंक को वापस दे दूंगा और मेरा भी काम हो जाएगा और बैंक का भी काम हो जाएगा। सो पहली सिचुएशन में यही बात की गई है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए भैया पैसा लिया था विद अ प्रॉमिस टू repay लोन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत तक वो पैसा वापस कर देगा। व्हेन प्रोडक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड, जब प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा यानी कि उनकी खेती तैयार हो जाएगी, एट द एंड ऑफ द ईयर ही शी मेक अ गुड प्रॉफिट, जब वो अपनी मतलब जो भी उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी की है जब उससे प्रॉफिट बना लेगा, तो वो अब बैंक का जो लोन लिया है अमाउंट का, बैंक का जो अमाउंट लिया है उन्होंने, तो अब वो देने के काबिल हो जाएंगे। सो दैट पर्सन बिकम बेटर ऑफ देन बिफोर। तो जैसे आप मान चलिए कि अगर उसे लोन नहीं मिलता तो फिर उसकी कंडीशन खराब हो जाती ना। तो अब स्टार्टिंग जो उसकी कंडीशन थी जिसके पास पैसा नहीं था, अब उसके पास उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ली, तो उसकी सिचुएशन तो पहले से तो बढ़ ही हो गया ना। तो ये तो पहली सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि आपको कि क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन के बारे में। तो सेकंड सिचुएशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड सिचुएशन क्या है भैया, जहाँ पे हम लोग एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, तो उस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। अ पर्सन बोरोस मनी फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज विद द प्रॉमिस टू रीपे द लोन एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि वो बात तो करता है कि मैं साल के अंत में पैसे वापस कर दूंगा, बट वो अनेबल नहीं हो पाता, यानी कि रीपे नहीं कर पाता है क्योंकि उसे लॉस हुआ अपनी प्रोडक्शन में, यानी जो उसने जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा था उसमें उसे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो अब प्रॉफिट बना ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो डेब्ट ट्रैप में पड़ जाएगा कि भैया वो एक ऐसी साइकिल में पड़ जाएगा जहाँ पे अपना वो कमा पाएगा नहीं, वो उसे केवल बार बार जो उसकी ब्याज की दर है वही भरते भरते उसे देर हो जाएगी और वो बहुत बुरी सिचुएशन में आ जाएगा, जो मतलब पहले सिचुएशन में था उससे बदतर कंडीशन में आ जाएगा। तो दो कंडीशन बनती हैं जब हम लोग लोन लेते हैं, एक तो जब लोन पे कर देते हैं, जब तो हमारे पास प्रोडक्शन हमारा अच्छा होता है तो फिर हम अच्छी कंडीशन में आते हैं, जब लोन पे नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शर्त क्या होती है कि क्रेडिट मतलब ब्याज वगैरह लेने की क्या शर्तें होती हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो शर्तों की बात करें तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड सम डॉक्यूमेंट। तो हमें क्या चाहिए पड़ता है कुछ, जैसे कि मान चलिए बैंक दे रहा है तो बैंक क्या करेगा, हमें कुछ इंटरेस्ट चाहिए पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ प्यार, मतलब जितना हमने प्रिंसिपल दिया है, जितना पैसे दिए हैं उससे हम लोग ज्यादा थोड़ा मुनाफा लेंगे तुमसे, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो नहीं लो, क्लियर। तो पहली चीज इंटरेस्ट रेट हो गया, दूसरा होता है कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब क्या आता है कि हमें जमीन रखनी पड़ेगी या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी कि भैया अगर आप लोन पे नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसा बैंक में जमा कराना पड़ेगा, इन द चांस कि अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो हम लोग कुछ ना कुछ तो हमारे पास होगा, जो कि हमने आपको पैसा दिया है, अगर आप नहीं कर पा रही पे तो हम लोग वो तो रख सकते हैं। और सरकार को क्या चाहिए, और क्या लोन के लिए क्या चाहिए पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ते हैं। और उनकी मतलब टर्म्स जो क्रेडिट लेने के लिए कुछ टर्म्स चाहिए, मतलब कागज चाहिए पड़ते हैं इनकी क्रेडिट वगैरह को कि भैया इनके पास ये कागज है वो कागज है। और
तो वो लोन दे देते हैं। तो ये सारी चीजें पड़ती हैं। तो अगर हम लोग बात करें, इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड व्हेन लेंडर प्रोवाइड लोन टू द बोरोवर। तो भैया हर एक किसी के लिए हर एक लोन, हर एक बैंक के हिसाब से लोन अलग अलग होते हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लगाते हैं वो लोग। अ बोरोवर विल हैव रीपे अमाउंट टेकन फ्रॉम द लेंडर विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। इन सम केस लेंडर में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन। तो भैया कभी कभी भैया रीपे नहीं कर पाओ तो भैया वो क्या कर लेता है, कोलेटरल रख लेता है। जो कि हमने जमीन गिरवी रखी थी उसके पास, तो वो क्या कर लेगा, वो जमीन को अपने पास हड़प लेता है। बहुत बार ये देखा जाता है। और थोड़ा बहुत बचा है, इसको और खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोलेटरल के बारे में लिखा है, जैसे कि हम लोगों ने बात की। तो कोलेटरल क्या होता है, एक एसेट होता है। एसेट मतलब जो कि हमें प्रॉफिट बना के दे रहा है चीज, कोई चीज। कोलेटरल इज एन एसेट ऑफ द बोरोवर विच इज गिवन टू द लेंडर एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब वही कि हम हमें कुछ पैसा दे दो कि हम इसके बिहाफ पर तुम्हें बाद में दे देंगे, ठीक है। ओके गाइज, तो एक तो इम्पोर्टेंट मैसेज देख रहा था, तो इसलिए मैंने तो वहां पे देख लिया, सॉरी फॉर दैट। तो आगे बात करते हैं। तो एसेट हम लोग बात करें कि ये वही एसेट की तरह वर्क करता है। कोलेटरल इज द एसेट ऑफ बोरोवर व्हिच इज गिवन टू द लैंडलॉर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि कुछ समय के लिए, 1 साल की तो मेरी गिरवी के लिए रख लो और फिर मैं बाद में दूंगा। अ लेंडर कैन यूज एसेट व्हिच आर हेल्ड बाय हिम एज अ सिक्योरिटी अंटिल द अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड। यानी कि वो जब तक कि लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक कि वो अपने पास रखे रहेगा वो। लेंडर हैज राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल व्हेन द बोरोवर फेल टू रीपे द अमाउंट ऑन द स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि जो हम लोग बात करें कि जिसने लोन दिया है तो वो उसके कोलेटरल को बेच भी सकता है। तब कब बेच सकता है, जब भैया वो फेल हो जाए। यानी कि जो उसने टाइम पीरियड दिया था कि भैया हम 2 महीने के अंदर तुम्हारा पैसा ले लेंगे, ठीक है, हम 2 महीने के अंदर तुम्हारा पैसा वापस दे देंगे। और अगर वो नहीं पे अगर कर पाता है तो फिर उसका जो होता है, जो कोलेटरल जो सिक्योरिटी से जमा किए, जमीन का कागज हुए, सोने के आइटम्स हुए, तो वो क्या करेगा, बैंक वो उसे बेच सकता है, उसके पास राइट है। तो उसके लिए अब वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। जैसे मान चलिए कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है फिलहाल में, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मैं इस महीने की अगली 30 तारीख तक मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी के पास जाऊंगा, भाई मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी, ऐसे सिक्योरिटी तो दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी, एक मतलब एक जमीन ली थी, तो मैंने गिरवी रख दिया। तो जब जमीन गिरवी रख दिया तो अब मुझे देर हो गई। अब मुझे 30 तारीख की जगह मुझे 5 तारीख को पैसे मिलने हैं। तो अब भैया, अब जो 5 तारीख, 5 दिन बचेंगे, तो भैया इसके बीच में जो जिसे मैंने सिक्योरिटी रखी, तो वो बेच के अपना पैसा ले भी सकता है। तो इसके पास, उसके पास ये राइट आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल जो क्रेडिट सिस्टम है वो कैसे चलता है, उसको भी देख लेते हैं। तो इंडिया के पास, इसको पहले ऊपर करते हैं। तो दो सोर्स ऑफ क्रेडिट इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग पैसे लेते हैं इकोनॉमी के अंदर। पहला होता है फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं बैंक वगैरह, और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं कि जैसे कि हम लोग मान चलें कि बड़े लैंडलॉर्ड्स हुए, या फिर हम लोग बात करें बड़े जमींदार हुए, तो ये लोग होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर क्या है, तो वही हम लोगों ने बात की कि जहाँ से हम लोग बात करें कि हम लोग पैसे कहाँ से ले सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आता है, फॉर्मल सेक्टर में बैंक आते हैं, कॉर्पोरेटिव्स आते हैं। तो इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। पर इनमें प्रॉब्लम ये होती है, डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी, कोलैटरल, तो बहुत सारी चीजें चाहिए पड़ती हैं। बहुत कुछ पाँच का काम होता है इनके अंदर, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए पड़ती है इनके लिए। तो इसलिए हम लोग बात करें, अमीर आदमी इनसे लेता है और गरीब आदमी इनसे कम लेता है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर के बारे में बात करी ली हमने, इनफॉर्मल सेक्टर को भी देख लेते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर को समझते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इन इनफॉर्मल सेक्टर लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। तो हम इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हम लोग पैसा किससे लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं, और एम्प्लॉयर से लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं। तो ये सारे, इन सभी लोगों से हम लोग पैसा लेते हैं। तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो हमें पता है कि एज वी नो दैट द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिटेड मनी इज प्रोवाइडेड दोज हु आर नीडी ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सुपरवाइज क्या करता है। अब भैया हमारे देश के अंदर पता है सबको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसके ऊपर नजर कौन बना के रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नजर बना के रखता है कि भैया जो फंक्शन है लोन एक्टिविटी का फॉर्मल सेक्टर के अंदर, वो कौन
सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक करता है। तो भैया मैंने बताया हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि सबके ऊपर नजर रखता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के, तो भैया वो बहुत ज्यादा लेते हैं लोग, और मतलब फॉर्मल सेक्टर से तो ज्यादा ही लेते हैं, ठीक है। जो फॉर्मल सेक्टर के, अगर आप लोग फॉर्मल सेक्टर में अगर कोई लोन वगैरह लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर रखती है, और अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ती है तो भैया वो बचा सकते हैं। पर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर नहीं होता भैया ऐसा। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भैया जो मनी लेंडर ट्रेडर होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं मनी को हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर करते हैं, और क्या वो 10% पे ले को 15% पे ले लें, तो इन्हें कोई सुपरवाइज भी नहीं करता है, और ये अपना जो पैसा निकालने का तरीका होता है इनका बहुत गंदा होता है। जैसे कि आप लोगों ने पुरानी मूवीज वगैरह में देखा होगा, हिंदी मूवीज के अंदर, कि भैया जो मुंशी होते थे पैसा ले लेते थे, बाद में हीरो के घर में डंडा मारने आ जाते थे, तो बस ऐसे करके वो लोग पैसा लेते थे, या फिर आपको पता ही है कि बहुत गलत गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? और देखते हैं। और कभी कभी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हम लोग अगर पैसे लेते हैं तो वो हम लोग जितनी सैलरी कमा रहे हैं भैया उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम लोग बहुत करें, बहुत बुरी सिचुएशन पड़ जाते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये अलग अलग डेटा दिए गए हैं कि कैसे कैसे इंडिया के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग पैसे उठाते हैं, और ये हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ से हमने पैसा उठाया है, ठीक है। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। 2012 का अकॉर्डिंग दिया गया है डेटा यहाँ पे। जैसे हम लोग बात करें कि हमें यहाँ पे फ्रेंड और रिलेटिव से हमें कितना देखने को मिलता है, फ्रेंड और रिलेटिव से हमें 8% देखने को मिलता है, ठीक है। अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से हमें 2% का देखने को मिलता है। लैंडलॉर्ड से 1% को देखने को मिलता है। जो दूसरी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है वहां से 5% देखने को मिलता है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बैंक जहाँ से 25% देखने को मिलता है। गवर्नमेंट से 1%, क्योंकि भैया गवर्नमेंट बहुत माथापच्ची होती है। और कॉमर्शियल बैंक देते हैं कितना, 25% तक, ठीक है। 100% में से इतना परसेंट पैसा सबको इतनी अलग अलग जगह से लेते हैं, तो सोच के देखिए मनी लेंडर से लोग कितना पैसा ले जाते हैं, 33%, और ये लोग आपको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर। तो भैया इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जो हम लोग बात करें जो फॉर्मल सेक्टर है वो इतना ज्यादा लोगों के प्रति इतना बेरुखा असर, मतलब या फिर हम लोग बात करें बेरुखी तरह का व्यवहार नहीं करता जितना कि ये लोग करते हैं। ये लोग बहुत गंदी तरीके से आपसे पैसा लेते हैं, ठीक है। और कहो मारपीट भी करते हैं, गुंडे वगैरह भेजते हैं, तो ये भी मैंने मूवीज में देखा है, और असली में देखा, वीडियो वगैरह में तो देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं तो, ठीक है। तो दिस वुड मे मैनी पीपल कुड बोरो चीप फॉर सॉरी चीपली फॉर वैरायटी ऑफ नीड्स। तो भैया उन्हें जो छोटी मोटी जरूरतें होती हैं तो भैया जिससे कि वो लोग अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, दे कुड ग्रो क्रॉप, डू बिजनेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो भैया चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। तो भैया कंट्री को अगर डेवलपमेंट करना है तो भैया उसके लिए चीप और अच्छा अफोर्डेबल वे में हमें क्या मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो फैसिलिटीज है उसको अच्छी तरीके से पहुंचाए, अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करे, जैसे कि लोगों के पास क्या पहुंच सके, अच्छी तरीके से पैसा पहुंच सके, जैसे कि अगर कंट्री का डेवलपमेंट होना है तो वो अच्छी तरीके से वो कर सकें, इसमें किसी चीज की बाधा ना है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा एक और ग्राफ है, इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑल ऑफ द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड, व्हाट परसेंट ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, कौन कौन ले रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। थोड़ा नीचे करते हैं इसको, फिर बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो पुअर लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से लेते हैं, वो लोग लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, और जो रिच लोग होते हैं वो लोग लोन कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट half of the total credit need of the rural people. Thus, it is necessary that bank and cooperative their lending, particularly in rural areas, so that the dependency on informal sources of credit. Secondly, तो सबसे पहले वही चीज कह रहा है वो कि भैया कि जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो फिर जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, कॉर्पोरेटिव्स हैं, या फिर कमर्शियल बैंक्स हैं, तो जो फॉर्मल सेक्टर को अपने आप को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और अपने आप को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे गाँव वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएँ, क्योंकि अगर वहाँ पे लोन नहीं ले पाएँगे, तो फिर वो लोग को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ अभी, ठीक है?
Secondly, while formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receive loan. तो भैया जरूरी है कि हम लोग बात करें कि लोन लिया जा सके। जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं तो देखिए कि कितनी हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ से वो लोग मतलब लोन उठा रहे हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, भैया बड़ी समस्या है अपने देश के अंदर। अब बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। ये क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? स्मॉल ग्रुप, मतलब गरीब लोगों के कुछ ग्रुप बना लेते हैं 10-15 मेंबर्स के, और ये लोग क्या करते हैं पूल कलेक्ट, एक पैसा सेविंग कलेक्ट करते हैं और जिसे लोन चाहिए होता है और फिर उसे छोटी मोटी जरूरतों के हिसाब से ले लेते हैं। पर ये हम लोग बात करें जो लैंड लैंड मनी लेंडर्स होते हैं उनसे तो कम ही चार्ज करते हैं, पर थोड़ा बहुत पैसा ले लेते हैं। तो इस जरिए हम लोग बात करें थोड़ा बहुत काम आ जाता है लोगों के, और ये लोग कम पैसा लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटी आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर। तो इन्हीं ग्रुप मेंबर के लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनसे रिलेटेड सारी चीजें ये लोग मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है बस, इसको और निपटा दूं मैं। ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, बट दिस इज, हाँ वही है कि कम चार्ज करते हैं और ग्रुप के मेंबर द्वारा डिसीजन लिया जाता है। आफ्टर अ ईयर और 2 ईयर द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलेबल लोन फॉर फ्रॉम द बैंक। तो भैया वही है, नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट एंड रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म डिस्कशन एंड एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ सोशल इशूज। तो भैया इससे दो फायदे होते हैं, एक तो भैया एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है आपको, और इससे दूसरी चीज ये होती है कि भैया जो समस्याएं हैं लोगों की आपस में डिस्कस करते हैं और इनके सोशल सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं कि भैया आपको यहाँ प्रॉब्लम, हाँ हम हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो ऐसे करके हम लोग बात करें जो गरीब लोग हैं तो अपने सोशल इशूज को अपने डोमेस्टिक लेवल पर, या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ सोशल इशू इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और इसके खिलाफ में एक्टिव मतलब कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। लास्ट में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में दिया गया है। तो ये चलवाया गया था किसके द्वारा? इट वाज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा चलाया गया था। फाउंडर हैं ये इसके ग्रामीण बैंक के, और जिन्हें नोबेल प्राइज मिला 2006 में। और ये हम लोग बात करें चलाया गया था 1970 में। एक स्मॉल प्रोजेक्ट चलाया गया ग्रामीण बैंक 2018 में, और इसमें 2018 के में कम से कम 9 मिलियन यूजर थे, और जिनमें से हम लोग बात करें 81,600 विलेज इसमें हम लोग बात करें ये पूरे बांग्लादेश में फैले हुए थे। और इसमें हम लोग बात करें सभी प्रकार के बोरोवर्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे वो चिल्ड्रंस हो या फिर दूसरे जो पूरे सेक्शन है सोसाइटी के वो हैं। तो भैया इस तरह से हेल्प की जाती है। हम लोग बात करें गरीब लोगों की, तो भैया आपने वहाँ पे अलग अलग जगह पे फैसिलिटेट करा दी। हम लोग बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे कि उन्हें जो भी डेली नीड्स की जरूरत है तो उस हिसाब से पहुंच सके, कि उन्हें जो मनी लेंडर्स हैं वो परेशान ना करें, क्योंकि बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं उनसे। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द पेज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आप लोगों के लिए लेक्चर आते रहेंगे, क्लियर।